आईपीओ मार्केट में एक और तूफान आ ही गया। जी हाँ दोस्तों, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। HDV फाइनेंशियल्स मार्केट में लिस्ट होने के लिए रेडी है। ये HDFC ग्रुप का पावरफुल धमाका क्या आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं, इसके लिए हम आईपीओ की सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे क्या इसमें शेयर होल्डर कोटा है या नहीं, और अगर शेयर होल्डर कोटा है तब भी आपको क्या रिटेलर कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी में, ये भी देखेंगे। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन चेक करेंगे, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है उसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आपका और मेरा फेवरेट ग्रे मार्केट प्राइस कंपनी का कितना चल रहा है, और लास्ट में पूरी एनालिसिस के बाद मेरा क्या ओपिनियन बन रहा है इस आईपीओ को लेके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो मेक मनी विथ मनी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। HDV फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में, और ये रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी हैं जो कि लोन, बीपीओ सर्विसेज और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। इनके पास 1700 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, और उनके पास रोबस्ट क्रेडिट रेटिंग भी है, और इंश्योरेंस में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और लोन पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो ये तो हुई कंपनी के बारे में बात। इससे पता पड़ता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग और बड़ी है। तो अब जानते हैं कि कंपनी के आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 जून को ये आईपीओ ओपन होगा, और 27 जून को शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ में सबसे बड़ी बात ये है कि ये आईपीओ है 12,500 करोड़ का। यानी कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको एक आध लॉट तो मिल ही जाए। लेकिन जो ऑफर फॉर सेल है उसमें 10,000 करोड़ तो केवल कंपनी के प्रोमोटर्स की जेब में जाएंगे, यानी कि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, और केवल 2,500 करोड़ ही कंपनी में इन्वेस्टेड किए जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ प्राइस क्या है शेयर का। तो शेयर का कट ऑफ प्राइस है 740 रुपये, और अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो आपको 14,800 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि रिटेलर्स और शेयर होल्डर दोनों के पास कितना कितना कोटा है। तो रिटेलर्स के पास लगभग 32%, यानी कि लगभग 4,000 करोड़ का कोटा है। यानी कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको लॉट मिल सकता है। और शेयर होल्डर कोटा, अगर आपके पास HDFC बैंक के शेयर्स हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के थ्रू इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से 10% एलोकेशन है। अब सबसे बड़ी बात जो रिटेलर्स के लिए कन्फ्यूज़न है, क्या उनको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए या फिर शेयर होल्डर कैटेगरी में। देखिए, रिटेल कैटेगरी में अच्छा खासा लगभग 4,000 करोड़ का कोटा है, जबकि शेयर होल्डर कोटा में भी 1250 करोड़ का कोटा है। तो कोटा तो दोनों में अच्छा है, लेकिन मेरा मानना ये, अगर आपके पास केवल एक डीमैट अकाउंट है और केवल आप ही अपनी घर में केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा में इन्वेस्ट करिए, अगर आपके पास HDFC बैंक का शेयर है। और अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, आप 2 लोगों का डीमैट अकाउंट रन कर रहे हैं, तो आप एक डीमैट अकाउंट से, अपने अकाउंट से आप शेयर होल्डर कोटा से इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके में HDFC बैंक का शेयर है, और दूसरे अकाउंट से, दूसरे मेंबर के, आप आईपीओ में 2 अलग अलग अकाउंट सेम नेम के पर्सन के साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट पर्सन के नेम के साथ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा पर्सन, मे बी आपकी वाइफ, आपकी मदर या आपके फादर, किसी के नाम पे आप दूसरा आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, और उस समय आप रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको कोई ना कोई लॉट तो मिल ही जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको स्मॉल HNI कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लगभग 2,07,200 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। समझ गए। अब बात करते हैं क्या इसमें कोई एंकर पोर्शन साइज है। नहीं, इसमें कोई एंकर पोर्शन साइज नहीं है, और शेयर अलॉटमेंट की कंफर्मेशन आपको 30 जून तक आ जाएगी, और 2 जुलाई को, जी हाँ दोस्तों, 2 जुलाई को होगी इस धमाकेदार आईपीओ की शेयर मार्केट में लिस्टिंग। चलिए, अब हमने आईपीओ के बारे में समझ लिया, लेकिन अब पहले ये तो देख लें कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो उसके लिए क्या देखते हैं, उसके लिए देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल देखे जाएं। तो 2023 में कंपनी के जो एसेट 70,000 करोड़ थे वो बढ़ के 1,08,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए। कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, 2023 में 12,000 करोड़ था, 2024 में 14,000 करोड़ हो गया, 2025 में 16,000 करोड़। यानी कि ग्रोथ स्टोरी भी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट भी आप देखें
तो प्रॉफिट 2023 में 1900 करोड़ था, जो 2024 में 2400 करोड़ हो गया। प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, मे बी उनके ऑपरेशन चार्जेस थोड़े बढ़ गए होंगे, बट अगर आप रेवेन्यू देखें, कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जो कि अच्छा साइन है। अगर आप EBITDA भी देखें, राइट, तो कहीं ना कहीं 6251 करोड़ का EBITDA था, 2024 में 8000 करोड़ के ऊपर निकल गया, 2025 में 9000 करोड़ के ऊपर है। कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है, कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। फंडामेंटल तो सही लगे, लेकिन अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो फिर उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो अगर हम पी रेशियो की बात करें तो उनका प्री आईपीओ है 27 और पोस्ट आईपीओ होगा 28.15, जो थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट इनके पीयर्स भी तो देखिए, कौन इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर? बजाज फाइनेंस, फाइनेंस की इंडस्ट्री का बाप बजाज फाइनेंस इनका कॉम्पिटिटर है। उसका पी करंटली चल रहा है 34.30 और सुंदरम फाइनेंस का देखें 28.10। तो यानी कि पी जो ये ऑफर कर रहे हैं और इनके जो पीयर्स ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं, ऑलमोस्ट सेम पी पे ही चल रहे हैं। लेकिन अर्निंग पे देख लें तो अर्निंग इनकी 27 है और पोस्ट आईपी हो जाएगी 26.29। तो अगर हम पीयर से देखें, बजाज फाइनेंस 26.89 और सुंदरम फाइनेंस की तो 170.53। तो अगर बजाज फाइनेंस से आप कंपेयर करें तो देखेंगे पी और ईपीएस दोनों ही लगभग बजाज फाइनेंस के बराबर ही है। तो इनकी वैल्यूएशन वैसे तो ज़्यादा है, बट अगर पीयर से कंपेयर करें जो ऑलरेडी एक प्रीमियम पे बैठा हुआ है, और आज से नहीं 2 डिकेड से प्रीमियम पे बैठा है, मल्टी बैगर स्टॉक है बजाज फाइनेंस, उसके कंपैरिजन में इनकी वैल्यूएशन आपको इक्विवेलेंट लगेगी। मैं कम या ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इक्विवेलेंट लगेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.72। मैं हमेशा बोलता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट पॉजिटिव 2 डिजिट में होनी चाहिए। तो कंपनी ऑलमोस्ट 50% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, जो कि बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.72 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वैल्यूएशन वैसे तो ज़्यादा, बट पीयर से जब कंपेयर करते हैं तो सही लगती है। और ओवरऑल वैल्यूएशन आई वॉन्ट से कि फेयर है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो। अब तो बात हो गई फंडामेंटल और वैल्यूएशन की। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तभी तो पता पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म पे कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। चलिए देखते हैं। तो अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बोला कि ये फेयर वैल्यूड है कंपेयर टू पीयर्स, राइट। मैं इक्विवेलेंट वैल्यूएशन पर देखूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने की ये है कि इनकी जो कस्टमर और लोन है ग्रोथ बहुत अच्छी है। इनके पास 17.5 मिलियन कस्टमर हैं और 28% CAGR से ग्रो कर रहे हैं, और इनकी बुक स्टोरी जो है वो 20-30% ग्रो कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इनके पास सबसे अच्छी चीज़ है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इस लोन भी और इंश्योरेंस दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, HDFC बैंक, जिसको हम बोलते हैं टू गुड टू फेल कंपनी, अगर HDFC बैंक फेल हो गया तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी पर असर पड़ जाएगा। तो ऐसे बैंक से इस कंपनी की बैकिंग है। तो ये तो है कंपनी के पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट थोड़े बढ़ रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव साइन है। 0.63 से 0.83 हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर रेगुलेटरी बात करें, क्योंकि अब मार्केट में कंपनी लिस्ट हो रही है, तो लिस्टिंग के बाद जो इनका मेन प्रमोटर है HDFC, उनको कहीं ना कहीं अपनी जो ओवरऑल स्टेक है उसको 20% से कम करना पड़ेगा फ्यूचर में, यानी कि वो अपने शेयर्स को बेचेंगे। तो हो सकता है प्राइस में थोड़ा मूवमेंट डाउन ट्रेंड बन जाए, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी क्योंकि ग्रोथ और CAGR बहुत अच्छा दिख रहा है, तो कंपनी की स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है। नेगेटिव ये है कि NPA बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर कंपनी उसको कंट्रोल करे तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ और वीकनेस भी अच्छी हैं। अब बात करते हैं आप सबके इंटरेस्टिंग पॉइंट की कि ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। तो जब हमें वीडियो बना रहे हैं तो उसका ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 83, यानी कि 11% लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। बट अभी तो इसका IPO स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मेरा मानना यह है कि मोस्ट प्रोबेबली GMP और बढ़ेगा, बट हमेशा याद रखें कभी भी आपको ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी अप डाउन जा सकता है। आप कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन देख के ही उसमें इन्वेस्ट करें। चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूं कि पूरी एनालिसिस के बाद मुझे क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो आपके एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें इन्वेस्ट करने के पहले। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। तो चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात जो है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और HDFC की बैकिंग भी है। तो लॉन्ग टर्म में ये बेट तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनके जो पीयर हैं बजाज फाइनेंस को देखा है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बट वैल्यूएशन थोड़ी हाई है और NPA का कंसर्न थोड़ा है। बट मेरे हिसाब से आप अगर चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं
तब भी ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। बट ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप ये जो मैंने एनालिसिस बताई है उसके बाद खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।